हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 2 का देखेंगे एक टॉपिक बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी। देखिए दोस्तों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बीजांड की स्ट्रक्चर जो है तो हमेशा पेपर में पूछी जाती है। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए दोस्तों, तो सीधे चलते हैं अपने वीडियो पर। तो दोस्तों देखिए, बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी। देखिए दोस्तों, ये बीजांड प्राय क्या होता है। देखिए बीजांड कहाँ होता है दोस्तों, सबसे पहले तो हमको जानना है बीजांड होता कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, ये बीजांड जो होता है किसके अंदर होता है, यह अंडाशय के अंदर होता है। और देखिए दोस्तों, यह जो होता है एक या एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्या होता है, बीजांड जो है अंडाशय के अंदर होता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल एक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड होता है। तो एक ही अंडाशय के अंदर दोस्तों कई बीजांड हो सकते हैं। चलिए दोस्त, जो दूसरा नंबर है दोस्तों हमारा ये है, क्या अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था क्या कहलाती है, बीजांडान्यास कहलाती है। देखिए दोस्तों, अंडाशय में जो बीजांड स्थित होते हैं, यानी जिस क्रम में वो व्यवस्थित होते हैं, तो उनके व्यवस्थित होने के क्रम को हम क्या कहते हैं, बीजांडान्यास कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा बीजांड अंडाकार व श्वेत संरचना। देखिए जो बीजांड होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रायः स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो अंडाकार होते हैं। और कैसे होते हैं, ये श्वेत संरचना है, ये सफ़ेद कलर के होते हैं ज़्यादातर। अब देखिए दोस्तों, जो अंडाशय में बीजांड जो होता है एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़े रहते हैं, इसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए जो हमारा अंडाशय है वो कहाँ जुड़ा रहता है, अंडाशय में जो बीजांड है एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़े रहते हैं, और उस संरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बीजांड के प्रमुख भागों को आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बीजांड की संरचना बना रखी है, और देखिए इसमें कई सारे पार्ट दिख रहे हैं, जिनमें से हर पार्ट को हम देखिए एक एक क्रम में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बीजांड का जो हमारा पहला प्रकार है, देखिए दोस्तों जो हमारा पहला भाग है, तो बीजांड में कई सारे भाग है। देखिए जो पहला भाग है दोस्तों वो है हमारा बीजांड व्रंत, या जिसको हम फनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बीजांड व्रंत या फनिकल कहते हैं। तो ये बीजांड व्रंत क्या होता है देखिए दोस्तों, यह बीजांड का व्रंत है, अर्थात हम कह सकते हैं यह बीजांड का क्या है, डंठल भाग होता है, जिससे वह अपरा से जुड़ा रहता है। देखिए यह जो बीजांड जो है दोस्तों, यह बीजांड का क्या है, व्रंत है, जिससे यह क्या होता है, अपरा के द्वारा जुड़ा रहता है। तो चलिए डायग्राम में हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा बीजांड, और इसमें आप देख सकते हो ये यहाँ से लेके दोस्तों ये जो नीचे का भाग है, ये आप देख सकते हो, इस भाग को हम क्या कहते हैं, यही भाग हमारा जो है बीजांड का क्या है, व्रंत या डंठल भाग है। इसको हम फनिकल कहते हैं, जिसके द्वारा यह प्लेसेंटा या अपरा से क्या होता है, जुड़ा रहता है। क्या कहा दोस्तों हमने, कि यह बीजांड का व्रंत होता है जो अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। चलिए दोस्तों, जो दूसरा भाग है इसमें हमारा दूसरा भाग है संवहन रज्जु, या इसको हम संवहन ऊतक भी कह सकते हैं, और यदि इंग्लिश में हम बात करें तो इसको हम वास्कुलर स्टैंड या वास्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो हमारा संवहन रज्जु होता है, तो ये क्या होता है, बीजांड व्रंत में अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए संवहन ऊतक पाया जाता है। देखिए जो बीजांड व्रंत है उनमें क्या होता है, अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए क्या होता है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। और जो संवहन ऊतक है या संवहन ये वास्कुलर स्टैंड जो हमारा है या संवहन रज्जु है, इसके द्वारा क्या होता है, अपरा से बीजांड व्रंत में क्या होता है, पोषण प्राप्त करने के लिए क्या होता है, संवहन ऊतक होता है। तो चलिए देखते हैं हम स्ट्रक्चर में। देखिए दोस्तों, ये हमारे बीजांड की संरचना में देखिए जो हमारा ये भाग होता है, ये जो मोटी पट्टी आपको दिख रही है पिंक कलर की, ये क्या दोस्तों, यही है संवहन रज्जु, या इसको हम वास्कुलर स्टैंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों, ये संवहन रज्जु या संवहन ऊतक क्या करता है, क्या होता है, जो हमारा बीजांड है दोस्तों वो क्या होता है, अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। हमने आपको क्या बताया पहले, कि जो हमारा बीजांड है वो प्लेसेंटा या अपरा से क्या होता है, जुड़ा रहता है, जिससे पोषण प्राप्त करता है। तो पोषण इससे कौन लाता है, देखिए तो संवहन रज्जु के माध्यम से जो पोषण है वो कहाँ आता है, बीजांड में आता है, और फिर सभी भागों में पहुँचता है। तो संवहन रज्जु का काम क्या है, कि अपरा या प्लेसेंटा से क्या करता है, ये पोषण को खींचता है, या पोषण को लाता है, या पोषण को प्राप्त करता है। चलिए अगला भाग देखते हैं हम दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला भाग है, तीसरा भाग, वो क्या है, संधि रेखा या उभार, इसको हम रफ कहते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, संधि रेखा या उभार क्या होता है, यह नाभिका से भी ऊपर की ओर बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि है। यह एक अनुलंब उभार होता है। देखिए क्या कहा दोस्तों हमने, कि यह नाभिका से भी ऊपर की ओर बीजांड व्रंत की क्या है, अतिवृद्धि है। चलिए हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं।
तो देखिए दोस्तों, बीजांड की संरचना में, बीजांड की स्ट्रक्चर में यहाँ पास का जो ये भाग दिख रहा है हमको, ये क्या है, इसको हम संधि रेखा या उभार कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको रैफ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह क्या होता है, ये हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ से लेके ये जो हमारा भाग है यहाँ तक क्या कहला गया, ये हमारा बीजांड वृंत कहला गया, है ना दोस्तों। अब ऐसा तो है, अब यहाँ पास क्या होता है, ये नाभिका है, ये भाग दोस्तों क्या है, बीजांड के मुख्य भाग जो है और बीजांड वृंत जहाँ पे जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीजांड का जो मुख्य भाग है यहाँ और बीजांड वृंत का जो मिलन स्थान है, जंक्शन स्थान है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो हाइलम के ऊपर देखिए, ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि जो हमारा बीजांड वृंत है वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब देखिए बीजांड वृंत यहाँ से भी क्या हो रहा है, बीजांड के अंदर भी आगे की ओर क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो है बीजांड वृंत की क्या है दोस्तों, अतिवृद्धि है, यानी बीजांड वृंत हमारा नाभिक तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये आगे भी बढ़ रहा है। तो इसके आगे का जो भाग है नाभिक, यानी नाभिक के आगे का जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि रेखा कहते हैं, इसी को हम रैफ कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले भाग को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला भाग है इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम या नाभिका। तो देखिए दोस्तों, नाभिका क्या होती है, तो बीजांड का मुख्य शरीर दोस्तों बीजांड वृंत से जिस क्षेत्र या भाग बिंदु से जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। देखिए बीजांड का जो मुख्य शरीर है दोस्तों, तो बीजांड वृंत के जिस क्षेत्र या भाग से जुड़ा होता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। आइए हम डायग्राम में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा पूरा भाग है दोस्तों, ये क्या है, बीजांड वृंत का, बीजांड का दोस्तों ये मुख्य शरीर है, और ये जो मुख्य बीजांड है हमारा, तो यहाँ पास देख सकते हैं ये क्या हमारा बीजांड वृंत है। तो बीजांड वृंत हमारा दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग क्या है, बीजांड वृंत है। अब इस बीजांड वृंत में दोस्तों देखिए, ये जो इसका मुख्य शरीर है, तो ये मुख्य शरीर देख रहे हैं, मुख्य शरीर दोस्तों बीजांड का और बीजांड वृंत का। तो बीजांड वृंत का और बीजांड के मुख्य शरीर दोनों जिस भाग में मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं या नाभिका कहते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले भाग को समझते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला भाग है वो है क्या, बीजांड काय, या इसको हम न्यूसेलस कहते हैं। क्या दोस्तों, हमारा अगला जो भाग है वो है बीजांड काय। देखिए दोस्तों, यह जो बीजांड काय होता है यह प्रायः मृदुतकीय ऊतक है। कैसा ऊतक है दोस्तों, यह मृदुतकीय ऊतक है तथा यह द्विगुणित होता है। यह कैसा होता है, यह द्विगुणित होता है, यह डिप्लॉयड होता है। चलिए दोस्तों, हम डायग्राम में समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हो, देखिए ये भाग जो दोस्तों हमारा होता है, यहाँ पास क्या है, ये हमारा बाह्य अध्यवरण है और ये हमारा आंतरिक अध्यवरण है। और इन अध्यवरणों के शीर्ष भाग पर यहाँ पास क्या होता है, दोनों जंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए ये जो हमने यहाँ पे बूंदी बूंदी करके दिखा रखा है आपको, यहाँ पे पॉइंट करके दिखा रखा है, यही भाग क्या है दोस्तों हमारा बीजांड का या न्यूसेलस होता है। क्या कहा दोस्तों हमने, यही भाग क्या होता है हमारा बीजांड का या न्यूसेलस होता है। और यदि हम बात करें दोस्तों, तो बीजांड में सबसे ज़्यादा जो कोई भाग है तो वो भाग यही होता है हमारा क्या, न्यूसेलस या बीजांड काय होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, प्रायः बीज बनने के बाद क्या होता है, उनके ऊपर एक परत बन जाती है, तो ये इसी बीजांड काय के सूखने से बनती है। देखिए दोस्तों, जो बीजांड काय आप देखे होंगे, जैसे मिराबिलिस जलापा, जिसको आप सामान्य भाषा में गुलाब बांस भी कहते हो, तो आप उसमें देखे होंगे कि उसकी जड़ों में क्या होता है, उसकी जड़ों में क्या होता है, उसके बाहर की तरफ क्या होता है, एक पतली पतली परत बन जाती है। तो ये भाग जो होता है क्या होता है, ये न्यूसेलस का ही भाग होता है, ये बीजांड का ही ऊतक ही होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अगले भाग में चलते हैं अपने। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट भाग है वो क्या है, अध्यावरण या इंटेगुमेंट। देखिए दोस्तों, जो हमारा अध्यावरण होता है यह क्या होता है, यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्या कहा दोस्तों हमने, यह एक प्रोटेक्शनल आवरण होता है। अब देखिए दोस्तों, यह एक क्या है, एक सुरक्षात्मक आवरण है। ये प्रायः देखिए दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो है दोस्तों जो हमारा वो है एक अध्यावरण, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिटेगमिक कहते हैं। एक अध्यावरण दोस्तों या यूनिटेगमिक। देखिए यह एक अध्यावरण क्या होता है, इसमें यह प्रायः दोस्तों जो एक अध्यावरण है, ऐसे पुष्प जिनमें हम कह सकते हैं कि जिनके बीजांड में केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है, तो उस प्रकार के बीजांड को हम क्या कहते हैं, एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह प्रायः आधुनिक द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है। क्या कहा दोस्तों हमने, यह हमेशा आधुनिक द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है, यानी पुराने जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें यह प्रायः पाया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो द्वि अध्यावरण है या इसको हम बायोटेगमिक कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा द्वि अध्यावरण है
यह आधुनिक द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्रियों में पाया जाता है। किसमें किसमें दोस्तों? यह आधुनिक द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा आध्यावर्णी, इसको हम तीसरा प्रकार मान सकते। देखिए दोस्तों, ये जो आध्यावर्णी है इसको हम एटेगमिक बोलते हैं। देखिए ऐसे सभी अंडाशय जिनमें अध्यावरण क्या होते हैं, अंडाशय अनुपस्थित होते हैं, यानी हमारा जो इंटेगुमेंट है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है जिन बीजांड में, उसको हम क्या बोलते हैं, आध्यावर्णी या एटेगमिक बोलते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे लोरियंथस हो गया, लोरियंथस प्लांट, और इसके अलावा सैंटेलम एल्बम जिसको हम क्या कहते हैं, चंदन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनमें क्या होता है कि अध्यावरण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यावरण जो है मेनली दो प्रकार से थे, एक अध्यावरण और द्विअध्यावरण। एक अध्यावरण जो है दोस्तों यह प्रायः आधुनिक द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता था, और जो द्विअध्यावरण है दोस्तों बायोटेगमिक, यह प्रायः आधुनिक द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री दोनों में पाया जाता है। और इसके अलावा जो अध्यावर्णी है, ऐसे सभी अंडाशय जिनमें अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अध्यावर्णी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, लोरियंथस और सैंटेलम। चलिए दोस्तों, तो इसको हम देखते हैं डायग्राम में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो हमने बीजांड बना रखा है इसमें दो प्रकार के अध्यावरण। देखिए जो बाहर का अध्यावरण है, देखिए ये वाला जो हमारा अध्यावरण है, इसको सॉरी दोस्तों, ये जो हमारा अध्यावरण है बाहर का, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य अध्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाह्य अध्यावरण। और ये जो अंदर वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। और इनका दोस्तों अध्यावरण का काम क्या होता है, इनको मुख्य भागों को क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे न्यूसेलस हो गए दोस्तों और भ्रूणकोश, इनको क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट भाग में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला जो भाग है वो है बीजांड द्वार। देखिए दोस्तों, तो बीजांड द्वार क्या होता है, तो देखिए बीजांड द्वार दोस्तों केवल एक ऐसा भाग है जिसमें क्या होता है, अध्यावरण नहीं होता है। देखिए दोस्तों, और जो पराग नलिका होती है दोस्तों, तो ये कहाँ से इंटर करती है, तो यह भ्रूणकोश में दोस्तों या बीजांड के अंदर जो है, यह बीजांड द्वार के माध्यम से ही जो पराग नलिका होती है तो या पालन ट्यूब होती है दोस्तों, तो ये क्या करती है कि बीजांड द्वार से ही क्या करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों अगले, तो इसको हम डायग्राम में समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप कि कोई भी आवरण या अध्यावरण यहाँ पे नहीं है दोस्तों। और जो हमारी पोलन ट्यूब यहाँ पास से आएगी दोस्तों, जो पोलन ट्यूब आएगी तो वो यहीं पास से एंटर करेगी दोस्तों, वो यहीं पास से क्या करती है, आके यहाँ पे भ्रूणकोश के अंदर एंटर करती है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा बीजांड द्वार क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट भाग पे आते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला भाग है वो क्या है, निभाग, या जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, चलाजा। क्या कहते हैं दोस्तों, निभाग या चलाजा। देखिए दोस्तों, निभाग या चलाजा क्या होता है, देखिए बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर, यानी जो हमारा बीजांड द्वार है उसके अपोजिट एंड पर क्या होता है, बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर उपस्थित बीजांड काय ऊतक। देखिए उसके विपरीत सिरे पर क्या होते हैं, बीजांड काय ऊतक होते हैं या न्यूसेलस होते हैं। और देखिए जो बीजांड काय ऊतक है और साथ ही साथ अध्यावरण जो होता है हमारा इंटेगुमेंट, तो ये जहाँ पास आपस में मिलते हैं या इनका जो जंक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पास जो हमारा है ये निभाग या चलाजा उपस्थित होता है। चलिए ऊपर के भाग में हम देखते हैं, डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम में देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे सबसे ऊपर का भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, ये निभाग या चलाजा कहलाता है। देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या कहा कि जो हमारा बीजांड काय ऊतक है, यानी ये जो बीजांड काय ऊतक है हमारा यानी न्यूसेलस है, और इसके अलावा देख सकते हो दोस्तों जो ये हमारे अध्यावरण है यानी बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, ये दोनों अध्यावरण है हमारे। आप देख सकते हो इसका एंड यहाँ पे है और ये जो न्यूसेलस है ये भी यहीं पास है। ये दोनों आपस में यहाँ पास क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इनके आपस में जहाँ पास ये मिलते हैं तो इनके ऊपर का भाग जो है, ये भाग जो हमारा इनके जो जंक्शन का भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, निभाग या चलाजा कहते हैं इस भाग को। देखिए दोस्तों, बीजांड की स्ट्रक्चर में या बीजांड की संरचना में जो हमारा सबसे मुख्य भाग है वो है दोस्तों हमारा भ्रूणकोश या मादा युग्मकोश भी। देखिए दोस्तों, जो हमारा एम्ब्रियो साइक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, तो यह क्या होता है दोस्तों, यह बीजांड काय में क्या होता है, धंसा रहता है। क्या कहा दोस्तों हमने, यह बीजांड काय में क्या होता है, धंसा रहता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये है क्या, बीजांड काय, और बीजांड काय के अंदर देख रहे हो दोस्तों ये है क्या, हमारा एम्ब्रियो साइक या भ्रूणकोश। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर धंसा हुआ है। देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे जो हमारा भ्रूणकोश है
या एम्ब्रियो सैक है, ये क्या है, न्यूसेलस के अंदर क्या है, धंसा हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों हम भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक के बारे में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा भ्रूणकोश या मादा युग्मकोश विधि है, या हम इसको इंग्लिश में बोलें तो जो हमारा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, यह बीजांडकाय में क्या होता है दोस्तों, धंसा रहता है। तो देखिए दोस्तों, यह जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये एक कैसी संरचना है दोस्तों, यह 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना होती है। ये एम्ब्रियो सैक की दोस्तों विशेषताएं होती है कि ये कैसी होती है दोस्तों, यह 7 कोश की होती है। कैसी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमेशा 7 कोश की होती है। कैसी होती है दोस्तों, 7 कोश की होती है। कैसी होती है, 7 कोश की होते हैं। और कैसी होती है, 8 केंद्र की संरचना होती है, 8 केंद्र की संरचना। तो ये दोस्तों एम्ब्रियो सैक की विशेषता होती है कि यह हमेशा कैसी होती है, 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 7 कोश का और 8 केंद्रक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऊपर के आपको जो 3 सेल दिख रही है या 3 कोशिका दिख रही है, देखिए दोस्तों 1, 2 और 3, ये हमने ग्रीन कलर से दिखा रखा है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये जो तीनों सेल दिख रही हैं, ये इन तीनों सेलों को हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं या एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये कितनी है दोस्तों, 3 हो गई। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारी नीचे आपको दिख रहा है, नीचे भी कितने सेल दिख रहे हैं हमको, नीचे भी 1, 2 और 3, कितने सेल, तो नीचे भी 3 सेल हो गए। तो ये जो हमारी बड़ी वाली सेल है दोस्तों, यहाँ पे इस सेल को हम क्या कहते हैं, या इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इस कोशिका को हम अंड कोशिका या एक सेल कहते हैं। ये कितनी होती है, एक ही होती है। तो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि ये कितनी है, एक है। अब इसके बाद देखिए, जो इसके बगल में 2 सहायक 2 कोशिकाएं हैं, इसके बगल में इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहलाती है। और ये अंड कोशिका दोस्तों और सहायक कोशिका दोनों को हम सामूहिक रूप में क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों को मिला के हम सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यह नीट के एग्जाम में भी एक बार आ चुका है कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, तो अंड समुच्चय कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सहायक कोशिका है, यानी जो ये एक तो हो गई हमारी अंड कोशिका, और इसके बगल में जो 2 कोशिकाएं हैं, एक इधर और एक इधर साइड, इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। तो सहायक कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो टोटल कितने हो गए, 1 और ये 2, कितने हो गए, टोटल 3 कोशिकाएं हो गई। और 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई। तो 3 और 3 कितनी कोशिकाएं हो गई, 6 कोशिकाएं हो गई। और ये जो हमारे बीच वाली ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय कोशिका केवल कितनी है, 1 है। तो 3 और 3 6 हो गए, और 1 कोशिका केंद्रीय कोशिका हो गई। तो टोटल हम कह सकते हैं जो भ्रूणकोश है हमारा कैसा है, 7 कोश की संरचना है। और देखिए दोस्तों, जो ये 8 केंद्र की अवस्था भी है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, तीनों कोशिकाएं हैं, और तीनों कोशिकाओं के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है हमारे पास, यानी एक केंद्रक है। तो 3 केंद्रक हो गए दोस्तों। और बीच में देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 केंद्रक हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ध्रुव केंद्रक कहते हैं। ध्रुव केंद्रक कितने हैं, 2। तो टोटल केंद्रक कितने हो गए दोस्तों, 3, 2, 5 हो गए। अब इसके बाद देखिए, जो अंड कोशिका है, इसके अंदर भी एक केंद्रक है। तो कितने हो गए, 6 हो गए। और जो सहायक दोनों कोशिकाएं हैं, उनके अंदर भी एक केंद्रक है। तो 6, 2, 8 केंद्रक हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भ्रूणकोश है, ये कैसा है, एक 7 कोश की और 8 केंद्र की संरचना है। देखिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप दोस्तों कि यह बीजांड का स्ट्रक्चर जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा बीजांड की स्ट्रक्चर पूछी जाती है पेपर में। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।